स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अड्डा पे। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभिक 3 वीडियो में बताया बाबर के बारे में। पहले वीडियो में था बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में, दूसरा था बाबर की भारत विजयों के बारे में और तीसरे में बाबर की युद्धों के बारे में मैंने बताया। अब बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद बाबर ने अपना उत्तराधिकारी बड़े बेटे हुमायूं को सौंप दिया, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा हुमायूं। हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का बड़ा पुत्र था। इसका शासनकाल 1530 से लेके 1556 तक बोला जाता। बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ और इसकी माँ का नाम महाम सुल्ताना था। इसके हुमायूं की माँ का नाम क्या था? महाम सुल्ताना। और हुमायूं के क्या थे? 3 छोटे भाई और थे। जो पहले के 2 थे, वो पहले का नाम था कामरान था, दूसरे का नाम था अस्करी। कामरान और अस्करी जो थे ये गुलरुख बेगम के पुत्र थे। कामरान और अस्करी किसके थे? गुलरुख बेगम के पुत्र थे। और जो सबसे छोटा वाला इसका भाई था जिसका नाम था दिलदार। हिंदाल किसका पुत्र था? दिलदार का पुत्र था। दिलदार कौन थी? ये सबसे छोटे वाले पुत्र की माँ थी। और ये थे किसके सारे पुत्र? सारे पुत्र बाबर के थे। हुमायूं की शिक्षा का उपयुक्त प्रबंध किया गया, अच्छी शिक्षा उसको दी गई, जिसमें से सबसे अच्छी शिक्षा तो उसको सैन्य की दी गई, क्योंकि राजा के पुत्र थे। अब राजा का काम तो सबसे ज़्यादा मेन होता है लड़ाई का, तो उसको सैन्य शिक्षा बहुत अच्छी प्रदान की गई। और इसने सबसे पहला जो था सैन्य शिक्षा अच्छी देने के बाद इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपने अच्छी काबिलियत का प्रदर्शन किया। मतलब काबिलियत क्या? सैन्य शिक्षा क्या होने के कारण इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन कब किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसने? हुमायूं ने। और जब इसको संभाल की जागीर दी गई, संभाल की जागीर थी, संभाल के साथ साथ और हिसार फिरोज था, हिसार फिरोज, संभाल और बदखशां, इन तीनों जगह की जागीर जब इसको दी गई तो इसकी रक्षा करते हुए भी इसने क्या किया? बहुत युद्ध करना पड़ा। उसमें भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं वहाँ से भी इसने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई रक्षा करेगा तो रक्षा करने में कूटनीतिक तरीके से करेगा, क्योंकि वो भाई जागीर है, उसकी रक्षा करनी है। तो इस वजह से क्या हुआ, बाबर ने जब देखा कि इसके पुत्र जो बड़ा पुत्र था वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसने उसको क्या किया? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और बाबर की क्या हो जाती है? उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो बाबर था इसके क्या थे? 3 मंत्री थे। इसके बाबर के 3 मंत्री थे। तो 3 मंत्री जो बाबर के क्या थे? अच्छे मंत्री जो थे, जिसको बाबर प्रमुख मंत्रियों के नियम उसमें रखता था। इसका नाम था निजामुत अली नाम था। पहला निजामुत अली हो गया, मोहम्मद खलीफा हो गया। मोहम्मद खलीफा और निजामुद अली से क्या थे? प्रमुख मंत्री थे। जिसने क्या किया? बाबर को सलाह दी कि ये क्या है? ये अयोग्य है, अभी क्या है? छोटा है और क्या है? अयोग्य है, इसको उत्तराधिकारी ना नियुक्त किया जाए। लेकिन बाबर ने तो उसको बहुत अच्छे से देखा था कि उसने क्या पानीपत के प्रदर्शन में भी अच्छा प्रदर्शन किया युद्ध में, तो बाबर ने उसको क्या किया? उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब बाबर ने दोनों का क्या मन था कि बाबर थे तो वो चाहता था कि इनको ना नियुक्त करे बाबर। जो बाबर के बहनोई थे मेदिनी राय, वो चाहते थे कि बाबर के जो बहनोई है मेदिनी राय, वो सारे सरदार उसको नियुक्त मंत्री लोग उसको नियुक्त करना चाहते थे। लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि अगर ये है बाबर का पुत्र, बाबर मानेगा तो है नहीं, तो अगर उसने गलती से हुमायूं को नियुक्त कर दिया और उन लोगों ने मना कर दिया था तो फिर क्या होगा? उन सब के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो बोला था फिर वो लोग वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्राण बचाने थे, अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। फिर किसका साथ दिया? हुमायूं का साथ दे दिया। और बाद में क्या होता है कि 26 दिसंबर को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के ठीक 4 दिन बाद हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। घोषित तो वो पहले से कर जाता है, राजगद्दी मिल जाती। बाबर के मरने के 4 दिन बाद 1530 ईस्वी में बिना किसी विरोध के इसको क्या है? गद्दी दे दी जाती है। और जब ये गद्दी पर बैठता है तो उस समय इसकी आयु कितनी होती है? मात्र 23 साल की होती है। और बाबर बैठा था, तो वो कितने साल का था? वो 11 साल का था। और हुमायूं जो था, हुमायूं को बैठते क्या हुआ? बहुत सारी कठिनाइयों उसकी क्या थी? हुमायूं की जीवन में प्रारंभ क्या हो गई? वो कठिनाइयाँ आना
शुरू हो गई, एक के बाद एक बहुत सारी अनेकों कठिनाइयाँ आई। आरंभ करते ही उसके सामने कठिनाइयाँ आ गई। आइए हम लोग कठिनाइयों को उसके एक क्रम से पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो याद करना भी आसान रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट था बाबर की विरासत। सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? बाबर की विरासत। इसका मतलब क्या था? बाबर जो था विरासत तो में उसको तो क्या एक बड़ा सा भूभाग दे गया था, साथ में विरासत में उसको क्या किया और बहुत सारी वो दे गया, कठिनाइयाँ दे के गया था। बाबर ने तो क्या है उसको विरासत में बहुत बड़ा भूभाग भी दिया और साथ में उसको कठिनाइयाँ भी थी और थे। दूसरी कठिनाइयाँ क्या थी इनकी? हुमायूं के जो भाई लोग थे, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम उनके भाई थे, सगे संबंधी थे। फिर एक आ जाता है मिर्जा वर्ग और अस्करी संबंध। मिर्जा वर्ग लोग थे, उनसे भी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो लोग भी इसके सामने दिक्कत खड़ी कर रहे थे। और फिर आते हैं जो सबसे बड़े दुश्मन इसके अफगान थे। और फिर इसके बाद व्यक्तिगत इसकी दुर्बलताएं इसका सबसे बड़ा कारण बनी। और फिर जो साम्राज्य था, इसने साम्राज्य का जब विभाजन किया वो भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक कारण था। अपने शासन काल के आरंभ में हुमायूं को क्या है कठिनाइयाँ आना विरासत में ही मिली थी, तो भाई आना ही आना है वो तो। हुमायूं को कुछ कठिनाइयाँ उसके पिता से विरासत में मिल गई थी और मिर्जा वर्ग के द्वारा इसके भाइयों के द्वारा दी गई थी। अब विरासत में जैसे हुमायूं क्या था, बाबर का जो मुगल साम्राज्य था वो भारत में जड़ें अपनी स्थापित कर नहीं पाया था कि उसके पहले ही क्या है बाबर की मृत्यु हो जाती है। जो बाबर जी के मरने के बाद उचित उसकी व्यवस्था कोई नहीं कर पाता है। तो फिर उस क्या होता है जब बाबर की मृत्यु हो गई तो पूर्वकालीन अगर मेल्सन के जो लिखे गए उसके अनुसार हम देखें मेल्सन ने क्या लिखा, मेल्सन ने ये लिखा था कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूर्वकालीन जो मुसलमान राजवंश था उनकी क्या हो जाती है, भारतीय मुगल राजवंश की जड़ें स्थापित नहीं हो पाती हैं, भारतीय भूमि क्या होती हैं जड़ नहीं पाती हैं। फिर क्या होता है बाबर ने दिल्ली और आगरा पे क्या किया था, प्राप्त धन जो था उसको बांट भी दिया था। तो ये क्या दिखाता है कि बाबर कहीं ना कहीं क्या था एक उदार प्रकृति का था। उदार प्रकृति का होने का मतलब क्या था कि वो जो है जितना धन उसको मिला था उसने आगरा से और दिल्ली से उसको क्या किया बांट दिया। बाबर ने आर्थिक कठिनाइयों का क्या अनुभव किया और हुमायूं को क्या ये सारी कठिनाइयाँ विरासत में मिली। बाबर द्वारा हुमायूं को बोला गया था मरने से पहले कि भाइयों से साथ क्या अच्छा व्यवहार करना, और यही सबसे बड़ा उसका कारण बन गया कठिनाई का, क्योंकि भाई लोग क्या हो गए उसके विपक्ष में चले गए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट इसके भाइयों के बारे में। भाइयों के बारे में क्या कहा जाता है, जब मुगल वंश को इसके भाइयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब जब हुमायूं को अपने भाइयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस समय इसके भाई क्या कर रहे थे, सब के सब अलग अलग थे अपनी आप महत्वाकांक्षाओं के लिए। पहली बात तो इसके भाई क्या थे, सबके सब अयोग्य थे। उनके अंदर क्या थी, लालच थी, महत्वाकांक्षा थी कि मुझे राजा नहीं बनाया गया। और जब इसके भाई को खुद अपने भाइयों की जरूरत थी तो वो सब क्या थे, अलग अलग खड़े हो गए और इसके विपक्ष में चले गए। इनके दुश्मनों की क्या करने लगे, शरण देना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, हुमायूं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वो लोग हुमायूं के ही दुश्मन बन गए। सबसे बड़ा कारण जो बाबर ने बोला अपने भाइयों को अच्छे से देखभाल करना, ये भाई इसके लिए क्या हो गए, सबसे बड़े दुश्मन बन के। सेकेंड पॉइंट आता है मिर्जा वर्ग। मिर्जा वर्ग का मतलब है कि जो मिर्जा वर्ग इसके अलग थे, मिर्जा लोग जो थे उनमें से जैसे उन लोगों को क्या है चतगाई जो इसका कबीला था, चतगाई कबीला था, चतगाई जो था और जो तुर, चतगाई और तुर इन लोगों को एक बड़ी मात्रा में क्या है धन मिल चुका था। धन मिलने के बाद इनके अंदर क्या आ गई, लालसा आ गई। लालसा आने के बाद ये जो लोग थे ये हुमायूं की राज सिंहासन को अपनाना चाहते थे। और बाबर का जो बहनोई था मेदिना राय ख्वाजा, इसने सपना क्या देख रहा था, ये सपना देख रहा था कि बाबर के मृत्यु के बाद इसका राज सिंहासन मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, होने में वो विफल हो गया। और बाबर अपने मरने से पहले ही राज जो था उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र हुमायूं को नियुक्त कर दिया उसने। हुमायूं के क्या थे, दो संबंधी और थे, मोहम्मद जुमान मिर्जा और मोहम्मद जुमान मिर्जा थे और एक और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। इन दोनों ने क्या किया, समय समय पर विद्रोह किए और बाबर के बाद हुमायूं की क्या कठिनाइयों को बार बार बढ़ाते गए। इनके क्या दुश्मनों को संरक्षण देते गए ताकि क्या है हुमायूं आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि ये भी चाहते थे उसके राज सिंहासन को हथियाना। अब ठहरे ये तो थे दो रिश्तेदारों की तो आदत ही होती हुई, तो वही काम क्या कर रहे थे इनके दोनों ये क्या थे, इनके खास रिश्तेदार थे दोनों।
हुमायूं के सहायक ना होकर ये क्या हुए, हुमायूं के दुश्मन सिद्ध हुए। इसके बाद आते हैं अफगान। अफगान तो हुमायूं के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन थे, जिससे सबसे बोल सकते हैं इसके कट्टर दुश्मनों में नाम अगर गिना जाए तो अफगान ही थे। कुछ समय पहले दिल्ली क्या थे, इनके अधिपस्त में थी और बाबर ने बाद में इनसे छीन लिया था। तो फिर ये क्या दोबारा से दिल्ली को अधिपस्त करना चाहते थे, मतलब ये दिल्ली में दोबारा अपने को वहाँ पे जमाना चाहते थे। इस वजह से क्या है, ये वहाँ को दिल्ली का सपना देखना इन लोगों ने, अफगानों ने स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से ये क्या थे, सबसे कट्टर और सबसे बड़े दुश्मनों में इनको एक रखा के। इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी भागकर बिहार चला गया और बंगाल के शासक क्या थे, उसको खुला क्या कर रहे थे, उसकी सहायता कर रहे थे। गुजरात का शासक बहादुर शाह क्या था, उस समय यंग था, मतलब वो जवान था, जवान के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। और उसके पास क्या था, वो एक गुजरात जैसे धनाढ़ सूबे का मालिक था, राजा था, और उसके पास अच्छी सेना थी, अच्छी तोपखाना थे। तो वो क्या कर रहा था, ये हुमायूं पर भारी पड़ रहा था उस टाइम पे, कि उसके पास अच्छी तोपखाना थी, अच्छे सैनिक थे, अच्छी सैन्य व्यवस्था थी, और एक गुजरात जैसे धनाढ़ का क्या था, ये सूबे का एक मालिक था। और उसने तुरंत ही क्या हुआ था, उस समय पर मालवा को भी जीता था। इसने क्या है, मालवा को तुरंत ही जीता। राजस्थान पे उसका दबाव क्या है, बढ़ता जा रहा था। किसका, बहादुर शाह का। वो आलम खां, फतेह खां, कुतुब खां जैसे अफगान सरदारों को क्या है, संरक्षण प्राप्त कर। हुमायूं का प्रत्येक दुश्मन बहादुर शाह से क्या है, शरण और सहायता के लिए आशा रखता था। उनको पता था कि बहादुर शाह क्या है, हुमायूं के हर दुश्मन को क्या, बहादुर शाह उसकी सहायता जरूर करेगा। इसलिए ये तीनों कहाँ पर पहुंचे, हुमायूं के कट्टर दुश्मन बहादुर शाह के पास। उनको पता था कि बहादुर शाह क्या मेरी मदद अवश्य करे। अफगान में ही एक अफगान सरदार था शेर खां। यह दक्षिण बिहार में क्या है, अपनी शक्ति को निश्चित कर रहा था, मतलब अपनी शक्ति को वहाँ क्या धीरे धीरे करके बढ़ा रहा था। कौन, ये अफगान ही था एक। आरंभ में तो नहीं, लेकिन बाद में क्या है, ये हुमायूं का सबसे कट्टर और शक्तिशाली दुश्मन एक प्रसिद्ध हो गया। कि सबसे कट्टर कौन है, शेर खां है। किसके लिए, हुमायूं के लिए। अब आते हैं हम लोग हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्बलताओं के बारे में। व्यक्तिगत दुर्बलता का मतलब क्या है, जब मुगल वंश को सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी थी, एक लोग मतलब कट्टर, जिसको बोला जाता है कट्टर सेनापति की। तो उस समय क्या है, उनके पास कोई कट्टर सेनापति नहीं था। और जो रूटीन वगैरह सबसे अच्छा रखता हो, जो रूटीन फॉलो कर रहा है, मतलब क्या था, कट्टर जिसको बोल सकते हैं, ऐसी सेनापति की उस समय मुगल वंश को क्या थी, जरूरत थी। लेकिन ऐसा कोई भी मुगल के पास क्या था, उस समय एक सेनापति नहीं था, जिसको बोल सकते हैं हम कि योग्य सेनापति की जरूरत थी। ऐसा कोई सेनापति उनके पास, उस हुमायूं के पास नहीं था जो योग्य हो। हुमायूं में इन गुणों का क्या था, बहुत बड़ा अभाव था। वो योग्य सेनापति नहीं था। वो चालाक तो था, दिमाग था, लेकिन कूटनीतिज्ञ नहीं था। शक्तिशाली तो बहुत था, लेकिन क्या था, योग्य सेनापति नहीं था। और दिमाग तो उसके पास बहुत था, लेकिन गलत तरीके का, कूटनीतिक तरीके का दिमाग उसके पास नहीं था। लेकिन उस समय क्या है, उसको उसी की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, कूटनीतिक दिमाग की उसको सबसे ज़्यादा जरूरत थी। और एक सेनापति की, एक सभ्य सेनापति की, मतलब योग्य सेनापति की उस समय मुगल राजवंश को क्या थी, बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता थी। लेकिन इसके पास ऐसा क्या है, कोई भी नहीं था कि जो क्या है कि योग्य सेनापति हो। एक हुमायूं की सबसे बड़ी कमी क्या थी, उसकी सबसे बड़ी उदारता ही उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। आइए आते हैं हम लोग हुमायूं के साम्राज्य विभाजन के बारे में। जब हुमायूं ने अपने साम्राज्य को क्या है, सारे भाइयों में वितरित कर दिया। हुमायूं ने अपने भाइयों को क्या है, एक विस्तृत भूभाग दे दिया, जिसमें से सबसे बड़े भाई अस्कर को क्या है, उसने संभाल को दे दिया। संभाल को किसको दे दिया, अपने छोटे भाई अस्कर को। हिंदाल को क्या है, मेवात दे दिया। कामरान को क्या है, काबुल दे दिया। कामरान को क्या, काबुल और काबुल दिया और कांधार दिया। बाद में उसने कामरान को पंजाब और बाद में हिसार फिरोज पर भी अधिकार करने का आदेश दे दिया। उसने क्या बोला कि तुम हिसार फिरोज पर भी क्या है, अपना अधिकार कर सकते हो। पंजाब के साथ साथ उसने कहा तुम पंजाब के साथ साथ वहाँ पर भी क्या है, अपना अधिकार कर सकते।
डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने क्या लिखा है, ये हुमायूं की क्या थी सबसे बड़ी एक कमी थी। उस समय क्या था कि इन तीनों भाइयों को एक होना चाहिए। उस समय मुगल राजवंश को क्या थी, एकता की ज़रूरत थी। जिस समय इसने क्या है सबको अलग, जब सब कोई अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा के लिए भाग रहा था, उस समय मुगल राजवंश को एकता की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। ये क्या था, यह मजबूरी में हुमायूं को करना पड़ा। अगर हुमायूं ये साम्राज्य को विभाजित ना करता तो चारों भाइयों में क्या है, गृह युद्ध शुरू हो जाता। क्या शुरू हो जाता, आपस में गृह युद्ध शुरू हो जाता। इस वजह से इसको क्या है, मजबूरी में आके ऐसा करना पड़ा। ऐसा करना चाहे उसकी उदारता हो या फिर उसकी मजबूरी, लेकिन ये क्या थी, उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि उस समय उसको क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस समय उसने अपने राज्य को क्या है अलग अलग बांट दिया था। हुमायूं को कामरान के अपने उत्तर पश्चिम के प्रदेश को क्या है नहीं देना चाहिए था। ये भी उसने सबसे बड़ी भूल की थी। कामरान के हाथों से हिसार फिरोज के चले जाने से उसका अधिकार मुख्य दिल्ली की सड़कों तक हो गया। कठिनाइयों को अब आइए पढ़ते हैं कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न। और उसने कठिनाइयों को दूर करने का क्या है बहुत प्रयत्न किया, और अफगानों से क्या था उसका संघर्ष स्टार्ट हो गया था। आइए अब इसको हम क्या है एक एक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, या फिर उसने जो जो संघर्ष किए। अब पहला पढ़ते हैं हम लोग कालिंगर का आक्रमण। कब हुआ? 1531 ईस्वी को। सिंहासन में बैठने के पश्चात ही कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों बाद उसको क्या संघर्षों से जूझना स्टार्ट करना पड़ा। मतलब क्या विद्रोह करना स्टार्ट हो गया। 1531 में क्या कालिंगर का युद्ध हुआ। उसके मुख्य शत्रु तो अफगान थे, और उसी से क्या है उसका संघर्ष आरंभ हो गया। कालिंगर के शासक रुद्रदेव के बारे में ये देखा जाता है कि वो अफगानों के प्रति क्या थे, उदासीन थे, उदारता दिखाते थे। मतलब क्या है वो शरण देते थे उनको। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, हुमायूं के दुश्मन थे सबसे अफगान। इसी वजह से क्या रुद्रदेव जो कालिंगर के शासक थे वो क्या है अफगानों को शरण देते थे। उस समय हुमायूं क्या है कालपी में अपना दबाव बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसको लग रहा था कि कैसे भी करके कालपी में क्या है हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार वहाँ पे स्थापित कर लें। यदि रुद्रदेव के अधिकार में कालपी आ जाता तो क्या होता, फिर वो बहादुर शाह के पक्ष में चला जाता। अगर जैसे ही वो बहादुर शाह के पक्ष में चला जाता तो हुमायूं के लिए क्या थी, सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती। सबसे बड़ी कठिनाई का कारण ये भी बन जाता। इसी वजह से क्या है वो वहाँ पे दबाव बनाने की कालपी में कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके ये क्या हो, रुद्रदेव के पास, कालिंगर के राजा जो थे उनके पास ना जाए। यही कारण था कि जो कालिंगर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से इसको मजबूरी में आके कालिंगर का युद्ध करना पड़ा। क्योंकि क्या था, ये चाहता था कालपी पे जो है इसका अधिकार रहे, वरना क्या है ये उनकी तरफ चला जाएगा। अगर उसके पास पहुंचा तो इसके लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाएगी। इसी वजह से इसको मजबूरी में आके कालपी का क्या है युद्ध, कालिंगर का युद्ध करना पड़ा। 1531 में क्या इसने क्या किया, कालिंगर पर आक्रमण किया। जब ये घेरा डाल रखा था वहाँ किले में, तो इसको क्या सूचना मिली कि महमूद लोधी के नेतृत्व में क्या था कि उस समय अफगान जो है बिहार से बढ़ के आगे बढ़ना उन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच रहे थे, धीरे धीरे करके जौनपुर तक। इस वजह से क्या है इसको सूचना जैसी मिली कि क्या है अफगान लोग जो है बिहार से बढ़ के क्या है जौनपुर पहुँच गए हैं। इसके पहले कि अफगान लोग वहाँ पहुँचते, जो शेर खां था उसने पहले ही चुनार के किले में क्या है घेराबंदी कर ली, अपना अधिकार कर लिया। चालाकी से, कूटनीतिक तरीके से उसने क्या तुरंत चुनार का किला था उसमें क्या घेराबंदी कर ली, ताकि क्या हो अफगान लोग ना पहुंचे। उसने बहुत चालाकी दिखाई। इसीलिए फिर हुमायूं ने कालिंगर के राजा से क्या की, पैसे ले लिए, और फिर सैन्य जो उसकी गए सैनिक लोग गए थे, उसकी जो क्षतिपूर्ति हुई थी, उसका जो नुकसान हुआ था उसका उसने पैसा ले लिया, हर्जाना ले लिया। और फिर क्या हुआ, उससे राजा से संधि की और फिर वापस चला आया। इसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं दोहरिया का युद्ध। यही क्या था, चुनारगढ़ का जो घेरा था, यही सर्वप्रथम घेरा था दोहरिया का युद्ध। कब? 1532 ईस्वी को। महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों ने जौनपुर तक क्या किया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और क्या है अवध में भी अपनी शक्ति को क्या है वो लोग बढ़ा रहे थे। जौनपुर में तो अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अवध में भी अपनी शक्ति को क्या है वो लोग बढ़ा रहे थे। जब हुमायूं वहां पर पहुंचा अपनी सेना लेके, तो उसको दोहरिया नामक स्थान पे क्या है उनका मुकाबला करना पड़ा।
कहाँ पे, दोहरिया एक स्थान का नाम है। दोहरिया नामक स्थान पे क्या है, हुमायूं को अफगानों से क्या है, एक मतलब एक लड़ाई करनी पड़ी। और जिस समय लड़ाई हो रही थी उस समय शेर खान ने क्या है, मोहम्मद लोदी का साथ छोड़ दिया। अफगानों ने बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया, लेकिन क्या हुई, बाद में उनकी हार हो गई। अब वो थे शक्तिशाली इतना, और अफगान अभी हो रहे थे वहाँ पे, लेकिन क्या है, उन्होंने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में क्या है, उनकी पराजय किनकी, अफगानों की हो गई। महमूद लोदी क्या है, उस समय पे भाग गया। लड़ाई के बाद क्या हुआ, महमूद लोदी वहाँ से भाग गया। इसके बाद क्या हुआ, हुमायूं ने क्या है, चुनारगढ़ के किले में क्या है, घेरा डाल दिया। उसने घेराबंदी करवा दी वहाँ पे। जैसे ही वो वहाँ से भाग गया तो फिर हुमायूं ने क्या किया, वहाँ पे घेराबंदी तुरंत करवा दी, क्योंकि चुनार का किला क्या था, हुमायूं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। शेर खान ने क्या है, वहाँ पे पहले ही अपना कब्जा कर लिया था। इसी वजह से हुमायूं क्या है, उससे वो किला लेना चाहता था। हुमायूं ने क्या किया, 4 महीने तक वहाँ पे घेराबंदी रखी, लेकिन क्या है, उसको लेने में असमर्थ रह, ले नहीं सका। और इस बीच क्या, जब हुमायूं वहाँ पे किलाबंदी में घेराबंदी कर रखा था, इस बीच क्या हुआ, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसका क्या है, वहाँ पे उसकी शक्ति वहाँ पे बढ़ने लगी, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी शक्ति वहाँ पे बढ़ने लगी। उसकी शक्ति क्या है, वहाँ पे बढ़ने लगी। कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, बहादुर शाह की शक्ति बढ़ने लगी। और शासक कहाँ का था, गुजरात का। और फिर क्या हुआ, ऐसी स्थिति जब आई तो हुमायूं ने क्या किया, शेर खान के साथ समझौता कर लिया। वहाँ पर क्या किया, उसके साथ समझौता कर लिया। हुमायूं क्या है, शेर खान के आधिपत्य में किले को छोड़ के वहाँ से चला गया। किसके आधिपत्य में, शेर खान के आधिपत्य में, वहाँ पे छोड़ के किले को चला गया। और फिर क्या हुआ, शेर खान ने मुगल आधिपत्य को क्या है, वहाँ पे स्वीकार कर लिया। उसने क्या है, मुगल आधिपत्य को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शेर खान ने क्या किया, अपने बड़े बेटे कुतुब खान, शेर खान का बड़ा बेटा कौन था, कुतुब खान। शेर खान ने अपने बड़े बेटे कुतुब खान के नेतृत्व में वहाँ पे क्या कि हुमायूं के सेवा के लिए एक सेना को क्या किया, तैयार किया और उसके साथ छोड़ दिया। बोला तो इसको हुमायूं की क्या करना, सेवा करना। सेवा के लिए क्या, कुतुब खान को नियुक्त कर दिया। किसने, शेर खान, क्योंकि शेर खान का पुत्र कौन था, यही कुतुब खान। हुमायूं क्या है, आगरा वापस आ गया। इसने 1.5 साल ऐशो आराम की ज़िंदगी क्या है, व्यतीत की। और इसने दीन पनाह नामक एक जो किला था उस पर क्या है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बहुत ज़्यादा धन लगा दिया। कहाँ पे, दीन पनाह नामक किले में क्या है, 1.5 साल तक तो ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत की। और दीन पनाह नामक किले पे क्या है कि उसने बहुत ज़्यादा धन मतलब लगा दिया किले को बनवाने में। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो किला बनवाया था हुमायूं ने, ये क्या था, कामरान और जो कामरान को और बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा को देखते हुए इसने सुरक्षा की दृष्टि से इस किले को क्या है, बनवाया था। लेकिन ये भी कहना सही था कि अगर हुमायूं जो है बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उस टाइम इस पैसे को अगर लगाता तो वो कहीं हद तक ज़्यादा सही था, जितना उसने क्या किया, एक किले को बनवाने में लगा दिया था। और फिर क्या होता है, 1534 ईस्वी में मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा दोनों ने मिलकर क्या किया, बिहार पर आक्रमण कर दिया। कब, 1534 ईस्वी में, जब ये क्या कर रहा था, जब किला बनवा रहा था उस समय पर उन दोनों ने मिलकर क्या किया, बिहार में उस समय पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, हुमायूं सफल हो गया। फिर उसने क्या किया, इन दोनों को क्या गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तार तो करवा लिया था, लेकिन वो क्या है, बाद में कैद से भाग निकले थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। फिर क्या हुआ, हुमायूं का संघर्ष, इसका तो जीवन ही संघर्ष भरा था। फिर इसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष हुआ कब, 1535 ईस्वी से लेकर 1536 ईस्वी तक। ये किससे हुआ, 1535 से 1536 इसने बहादुर शाह से संघर्ष किया। हर बार कोई ना कोई किसी न किसी के साथ इसका संघर्ष, इसको तो विरासत में मिली थी ये चीज़ें। उस समय क्या था, गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उनकी क्या थी, उनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। किसकी, गुजरात के जो शासक थे उनकी शक्ति क्या हो रही थी, उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहादुर शाह की शक्ति क्या थी, उस समय जो गुजरात के शासक थे उनकी शक्ति क्या थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये हुआ कब था, 1535 से लेकर 1536 ईस्वी के बीच। क्यों, क्योंकि दक्षिण भारत में कई राजा थे जिन्होंने क्या था, बहादुर शाह से क्या कर लिया, संधि कर ली थी। इस वजह से उसकी शक्ति क्या है, बढ़ती चली जा रही थी। 1531 में क्या हुआ, बहादुर शाह ने
मालवा को जीत लिया। कब? 1531 में उसने क्या किया? मालवा को जीत लिया। और 1532 में उसने रायसीन की एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किला था उसको जीत लिया। 31 में वहाँ जीता और 32 में क्या है, इस किले को जीता। मतलब 31-32 एक साल के अंतर में उसने क्या किया? 2 किले जीते। और फिर क्या हुआ? 1535 ईस्वी में उसने मेवाड़ को बाध्य कर दिया कि वो क्या हो, इससे संधि करें। संधि करने के लिए 1535 में इसने मेवाड़ को क्या है, बाध्य कर दिया। इसका एक तोपची था, टर्की से लाया था। उसका एक तोपची कौन था? टर्की से आया था, रुमानी खां। रुमानी खां के नेतृत्व में इसने क्या किया? बहुत अच्छा तोपखाना तैयार कर दिया। तोपखाना तैयार कर दिया ताकि क्या हो, ये आगे युद्ध अच्छे से लड़ सके। इसने रुमानी खां इसका तोपची था, उसके नेतृत्व में उसने क्या किया? एक बहुत अच्छा तोपखाना तैयार कर दिया। दिल्ली को जीतना उसकी क्या थी? एक महत्वाकांक्षा थी, और कुछ नहीं। दिल्ली को जीतना उसकी क्या थी? एक महत्वाकांक्षा थी। हुमायूं के क्या थे? जितने दुश्मन थे, हुमायूं के सभी दुश्मनों को उसने क्या है? संरक्षण दिया। और उस समय मोहम्मद जुमान जो थे, मोहम्मद जुमान को भी उसने क्या किया? संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि क्या थे? ये भी हुमायूं का दुश्मन था, और जितने ही हुमायूं के दुश्मन होते थे सबको क्या ये संरक्षण देता था। मोहम्मद जुमान मिर्जा को हुमायूं द्वारा क्या है? वापस मांगा उसने। हुमायूं ने क्या बोला कि मुझे इसे लौटा दो, लेकिन उसने क्या है? तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि क्या था? वो उसका विरोधी था। इस वजह से उसने क्या? उसे संरक्षण दी। हुमायूं ने जब उसको मांगा तो उसने क्या कर दिया? तुरंत इनकार कर दिया। जो शेर खां था, शेर खां जो था वो दक्षिण बिहार का ही राजा नहीं बना हुआ था। उसने वो क्या था? बंगाल को भी अपने आधिपत्य में करना चाहता था। बंगाल को भी अपना, बंगाल का भी राजा बनना चाहता था। बिहार, दक्षिण बिहार का तो था ही, दक्षिण बिहार के बाद क्या है? वो बंगाल को भी अपनाना चाहता था। वो सोचता था कि बंगाल में भी प्रयत्न कर रहा था कि उसका क्या है? शासन बंगाल तक हो जाए। फिर क्या हुआ? सूरजगढ़ का एक युद्ध हुआ। कब हुआ? 1535 में। सूरजगढ़ का युद्ध 1535 में जब हुआ तो उसने क्या है? बंगाल की सेना को परास्त कर दिया। फिर बंगाल की सेना को परास्त करने के बाद क्या हुआ? उसका अधिकार और ज़्यादा बढ़ गया, उसकी शक्ति बढ़ गई, उसका क्या दबाव उसका बढ़ता चला गया। यही तो वो चाह रहा था कि उसका क्या है? दबाव बढ़ जाए। उसने जब बंगाल की सेना को हरा दिया तो उसकी क्या है? शक्ति बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई, सम्मान उसका क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हुमायूं को शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति क्या कर रही थी? चुनौती दे रही थी। क्या? चुनौती दे रही थी। और गुजरात की भी बढ़ती हुई शक्ति, जो गुजरात से क्या है? उसे बहादुर शाह चुनौती दे रहा था, और इधर शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति क्या कर रही थी? चुनौती दे रही थी। मैंने तो आपको बताया कि उसका जीवन क्या था? बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा हुआ था। एक ना एक युद्ध उसके क्या लाइफ में चलते ही रहते थे। फिर क्या हुआ? हुमायूं ने सोचा अब एक निर्णायक युद्ध हो ही जाए। किससे? बहादुर शाह से। वो बहादुर शाह से क्या करना चाहता था? निर्णायक युद्ध करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया? अपनी सेना को मालवा में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। उसने क्या बोला? प्रवेश सेना, उसकी अपनी सेना को मालवा में प्रवेश करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वो चाहता था अब रोज रोज की लड़ाई झगड़े से ठीक है एक बार निर्णायक युद्ध हो ही जाए। लेकिन क्या हुआ? जिस समय ये युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंचा तो उस समय जो बहादुर शाह था उसने चित्तौड़गढ़ के किले को क्या घेराबंदी कर रखी थी। वो वहां पे था ही नहीं, वो चित्तौड़गढ़ के किले में क्या है? घेराबंदी किए हुए था। उस टाइम क्या था? उस टाइम जो चित्तौड़ था उसका राजा कौन था? राणा संग्राम सिंह, मतलब राणा सांगा का पुत्र कौन था? राणा सांगा का पुत्र कौन था? विक्रमाजीत था। विक्रमाजीत कौन था? यही था राणा सांगा का पुत्र। उस समय जिसने जब घेराबंदी कर रखी थी तो विक्रमाजीत क्या था? इसका पुत्र था। जब ये वहाँ पर अटैक करने के लिए पहुंचा तो बहादुर शाह था ही नहीं, उसने चित्तौड़गढ़ के किले को घेर रखा था। और फिर इसने देखा कि उस समय राणा सांगा का जो पुत्र था विक्रमजीत, वही वहाँ का क्या था? शासक था। और जिस समय बहादुर शाह ने वहाँ पे घेरा डाल रखा था, फिर उस समय क्या हुआ? जो विक्रमाजीत की माँ थी उसने, उनकी माता ने हुमायूं के पास क्या है? उसकी माता और राजमाता कर्णवती, उसकी माता और राजमाता कर्णवती दोनों ने क्या है? राखी भेजी और हुमायूं से क्या है? सहायता की एक गुहार लगाई। फिर क्या हुआ? बहादुर शाह ने भी हुमायूं से क्या एक प्रार्थना की कि वो जो है तब तक युद्ध ना करे, तब तक आक्रमण ना करे जब तक वो वहाँ पे क्या है? वो जिहाद में व्यस्त था। क्या था? वो काफिरों के विरुद्ध क्या था? जिहाद में व्यस्त था। उसने कहा जब तक वो काफिरों के विरुद्ध जिहाद में व्यस्त है तब तक क्या करें? हुमायूं उस पर आक्रमण ना करे। इसकी क्या की? उसने प्रार्थना की। और फिर क्या हुआ? हुमायूं ने बहादुर शाह की धर्म के नाम पे की गई प्रार्थना को क्या है? उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जिहाद के लिए कर रहा था। हुमायूं ने क्या है? उसके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
लेकिन क्या है वो धीरे धीरे चित्तौड़ की तरफ क्या है बढ़ता रहा और 1535 ईस्वी में उसने कामरान तक पहुंच गया। धीरे धीरे क्या है वो बढ़ रहा था। फिर क्या है कामरान तक सारंगपुर तक क्या है धीरे धीरे 1535 में वो पहुंच गया। और फिर बहादुर शाह से वो चाहता था कि बहादुर शाह से जब युद्ध हो उसके पहले वो क्या अपनी सेना को व्यवस्थित करना चाहता था। क्या वो अपनी सेना को व्यवस्थित करना चाहता था बहादुर शाह से युद्ध करने से पहले। और एक कारण था, मालवा में जो बहादुर शाह के जितने विरोधी थे उनको क्या है वो अपनी तरफ करना चाहता था। इसके लिए क्या चाहिए था, उसको समय चाहिए था। इस वजह से और अपनी सैनिकों को भी व्यवस्थित करना चाहता था और बहादुर शाह के विरुद्ध में जितने थे उनको भी क्या करना चाहता था, वो चाह रहा था कि वो सब इसकी तरफ आ जाए। इस वजह से उसको क्या चाहिए था, थोड़ा सा समय भी चाहिए था। और वो एक ऐसी जगह स्थान चाहता था जहाँ से वो मांडू और अहमदाबाद दोनों से जो उसकी सहायता थी उसको क्या है वो रोकना चाहता था। वो सोचा था कि इसको जब सहायता मिलेगी नहीं वहाँ से, वो बीच में ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहाँ से क्या हो वो बहादुर शाह की सारी शक्तियों को, उसके आने जाने के लिए चीज़ें, ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ से वो क्या कर सके, दोनों को रोक सके। क्यों करना चाहता था और क्या चाहता था वो कि बहादुर शाह की वापस जाने वाली जो मार्ग थी उसको भी क्या कर सके। उसको पता था बहादुर शाह यहीं से निकलेंगे। वो बस ये ढूंढ रहा था कि बहादुर शाह जिस मार्ग से निकले उसको क्या है वो पूरी तरीके से बंद करना चाहता था। उसकी आने जाने की उसको सामान न पहुंचा सके। युद्ध कब तक करेगा भाई, जब तक उसके पास कोई सामान ही नहीं होगी तब तक वो युद्ध कहाँ तक कर सकता, जब तक कोई उसको सहायता देने वाला नहीं। इसी वजह से वो रास्ते की सारी रास्ताओं को बंद करना चाहता है, मतलब ब्लॉक करना चाहता था। उसने देखा कि आलम खां लोधी क्या है कालिंगर की तरफ गया हुआ था। आलम खां लोधी को उसने देखा कालिंगर की तरफ गया हुआ था तो हुमायूं समझ गया कि ये क्या है पीछे से भी कूटनीतिक तरीके से वार कर सकता, मतलब वो पीछे से क्या आलम खां लोधी आक्रमण कर सकता था, क्योंकि हुमायूं को पता चल गया था कि जो आलम खां लोधी ये कालिंगर की तरफ गया हुआ है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि उसने बहादुर शाह पर आक्रमण किया ही नहीं, उसने समय की थोड़ी सी प्रतीक्षा की। फिर क्या हुआ, 10 दिन के बाद जो बहादुर शाह था इसने क्या किया, चित्तौड़ के किले को सरेंडर कर दिया। चित्तौड़ के उस समय राजा कौन था, विक्रमजीत, जो राणा सांगा का पुत्र था। इसने क्या किया, 10 दिन के बाद अपने आप को इसके सामने सरेंडर कर दिया कि चित्तौड़ का किला क्या है झुक गया था। यह समाचार जब हार गया तो फिर उसने क्या किया, बहादुर शाह ने 3 दिन तक वहाँ पे क्या की, लूट मार की। और जैसे ये समाचार किसको मिला, हुमायूं को मिला, तो वो क्या है वो आगे बढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसको क्या है ये समाचार मिला कि वो क्या 3 दिन से लूट मार कर रहा है, तो वो क्या उसने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और कहाँ पर पहुँच गया, बढ़ते बढ़ते वो मंदौर के निकट पहुँच गया। कौन, हुमायूं मंदौर के निकट पहुँच गया। और फिर जो बहादुर शाह की जो जीती हुई विजयी सेना थी उसके अंदर उत्साह तो था ही। वो जीती हुई सेना क्या है हुमायूं की सेना के सामने आई, लेकिन जब उसने क्या किया, अपने तोपची रुमानी खां से वार्तालाप की, मतलब बातचीत की, तो रुमानी खां को वो मानता बहुत था। जो तोपची उसका रुमानी खां था उसको बहुत मानता था बहादुर शाह, क्योंकि उसी की वजह से तो वो जीतता जा रहा था। तो रुमानी खां ने उसको सलाह दी कि अभी क्या है उससे युद्ध ना करे हुमायूं से, क्योंकि अभी क्या है तुरंत युद्ध करके आए हैं, उससे युद्ध ना करे। तो फिर हुमायूं क्या कर रहा था, हुमायूं कैसे कर रहा था कि अपने सैनिकों को तोपों के सामने जाने नहीं दे रहा था, बस उससे क्या तोपों से अपने सैनिकों को वो बचा रहा था। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने दिमाग लगाया कि बहादुर शाह की जो सरहद थी, सीमा थी, हुमायूं ने सारी सीमा को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि आने जाने वाली कोई भी चीज़ उसको क्या हो प्राप्त ना हो सके। इससे क्या हुआ, इससे बहादुर शाह की जो सेना थी वो अपने ही जाल में फंस गई। क्या हुआ, इससे बहादुर शाह की जो सेना थी वो अपने ही जाल में क्या है फंस गई। और फिर क्या हुआ, अपने ही जाल में फंस गई। तो फिर भुखमरी की वजह से उसके अंदर जो सेना में आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे क्या है, साहस, आत्मविश्वास, भुखमरी के आगे कौन टिक पाता है। तो भुखमरी ने क्या किया, उनके सेना का आत्मविश्वास को, साहस को क्या किया, धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर दिया। वो क्या इस कंडीशन में नहीं थे कि अब वो क्या करते, लड़ पाते हुमायूं की सेना से। फिर क्या हुआ, एक रात बादशाह जो था बहादुर शाह, वो एक रात क्या हुआ, अपनी सारी तोपों को, अपनी सारी वस्तुओं को बर्बाद करके वहाँ से छोड़ के क्या है भाग गया, कहाँ, मांडू की तरफ। और हुमायूं ने क्या है उसका पीछा किया, हुमायूं ने क्या किया, उसका पीछा किया। बहादुर शाह क्या पहले
चंपानेर गया, चंपानेर मांडू से चंपानेर गया, फिर चंपानेर से क्या पहले वो कहाँ गया था, मांडू गया, मांडू से चंपानेर, फिर चंपानेर से क्या हुआ, काम्बे गया। पहले मांडूनेर से चंपारण, चंपानेर से कहाँ गया वो, काम्बे तक। काम्बे गया और काम्बे से क्या है वो फिर डीयू भाग गया। कहाँ तक, जब पहले गया काम्बे, काम्बे के बाद फिर कहाँ वो भाग गया, डीयू तक भाग गया। और हुमायूं ने उसका क्या किया, काम्बे तक उसका पीछा किया। कहाँ तक, काम्बे तक पीछा किया। काम्बे तक वो जब पीछा कर रहा था फिर हुमायूं क्या है वापस आ गया, क्योंकि उसने एक रास्ते में किला देखा। उस किला को क्या है वो जीतना चाहता था। उस किले को जीतने के लिए हुमायूं क्या है वहाँ से चंपानेर का जो, जब वो चंपानेर भाग गया तो चंपानेर के किले को क्या है हुमायूं सोचा चंपानेर के किले पे हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस वजह से वो क्या है चंपानेर के किले को जीतने के लिए वहाँ से वापस आ गया। उस किले का जो किलेदार था इफ्तियाँ खां, उस किले का जो चंपानेर का किलेदार था इफ्तियाँ खां को क्या है आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसके सामने, हुमायूं के सामने अपने आप को क्या है आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर हुमायूं ने क्या है वहाँ से बहुत सारा धन लूटा। धन लूटने के बाद उसको क्या है अपने उस सरदारों में और सैनिकों में क्या है उदारता से मतलब बांट दिया। जो जीता हुआ धन था, वहाँ से लूटा हुआ धन था, उसको क्या है उसने बांट दिया। उस समय तक संपूर्ण मालवा और गुजरात क्या था, इसके अधिकार में जा चुका था। संपूर्ण मालवा और अधिकार गुजरात किसके अधिकार में जा चुका था, हुमायूं के अधिकार में जा चुका था। और हुमायूं ने क्या किया, अपने भाई अस्करी को क्या है गुजरात का सूबेदार बना दिया। इसको अस्करी को अपने क्या है गुजरात का उसने सूबेदार बना दिया। गुजरात का क्या उसने सूबेदार बना दिया। और अपने जो सहायक था हिंदू बेग को क्या है उसकी सहायता के लिए छोड़ दिया और वापस वो मालवा चला गया। क्या है उसने हिंदू बेग को उसकी क्या सहायता के लिए छोड़ दिया और क्या है वो खुद मालवा चला गया। छोड़ के वो क्या मालवा चला गया। जो अस्करी था वो क्या है मुगल जो शासक था, जो अस्करी वो ठीक तरीके से क्या है वहाँ पे शासन नहीं कर पा रहा था। तो इससे क्या हुई, मुगल सैनिकों से क्या हुई, जनता वहाँ की परेशान होना शुरू हो गई। क्योंकि वो ठीक तरीके से शासन ही नहीं कर पा रहा था। इससे क्या हुआ, बहादुर शाह का एक क्या था बहुत बड़ा अधिकारी था इमाद उल मुल्क को क्या हुआ अवसर मिल गया, मौका मिल गया। उसने एक अच्छी सी सेना तैयार कर दी इसी के विरुद्ध पे। क्या इसके सामने लड़ने के लिए उसने अच्छी सी सेना, इसी का उसने फ़ायदा उठाया। ये शासन कर नहीं पा रहे थे, जब ये शासन नहीं कर पा रहे थे इसका क्या उसने फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाते उसने क्या इस सेना को नियुक्त कर दिया। जब उसने अपनी सेना को नियुक्त कर दिया तो फिर ये बात अस्करी को पता चली। अस्करी ने क्या हुई अपनी जो बिखरी हुई सेना थी उसको कहाँ पे, अहमदाबाद में एकत्रित किया। सारी सेना को कहाँ पे बुलाया, अहमदाबाद में। अस्करी ने अपनी सारी सेना को कहाँ पे, अहमदाबाद में बुला लिया। और जो चंपानेर का जो रक्षक था वहाँ पे दुर्ग रक्षक तुर्की बेग, उसने क्या है इसको सम्मान तो दिया, लेकिन इसने क्या किया इसको संरक्षण देने से मना कर दिया और वहाँ रहने से क्या इसको मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको क्या है आज्ञा नहीं थी किसकी, हुमायूं की। उसने कहा क्या बिना हुमायूं की आज्ञा के बिना हम आपको संरक्षण नहीं देंगे। यहाँ पर संरक्षण देने से उसने उसको इनकार कर दिया। सम्मान तो किया लेकिन उसको क्या है सहायता देने से और संरक्षण देने से उसको मना कर दिया। फिर क्या अस्करी अपनी सेना को लेके आगरा की ओर बढ़ने लगा। आगरा की ओर जब बढ़ने लगा तो तारगी बेग था, तारगी बेग खुद अपनी किले की दुर्ग की रक्षा नहीं कर पाया। जब वो उधर आगरा की तरफ बढ़ने लगा तो तारगी बेग खुद अपनी किला की रक्षा नहीं कर पाया। वो रक्षा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जब बहादुर शाह ने उसके किले पर आक्रमण किया तो तारगी बेग वहाँ पे था ही नहीं। तारगी बेग तो मांडू चला गया हुआ था। इस वजह से क्या है वो अपनी दुर्ग की खुद रक्षा नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, हुमायूं को उसने क्या है वो सूचना दी। किसने, हुमायूं को तारगी बेग ने सूचना दी कि जो अस्करी है वो आगरा की तरफ बढ़ रहा है, अधिकार करने के लिए क्या है वो आगरा की तरफ बढ़ रहा है। ये समाचार सुनते ही हुमायूं क्या है ऐसी स्थिति में उसने तुरंत वहाँ पे छोड़ा और वो भी क्या है आगरा की तरफ बढ़ना उसने शुरू कर। सूचना मिलती वो तुरंत वहाँ से क्या है निकल के आगरा की तरफ बढ़ने लगा। जब हुमायूं रास्ते में बढ़ रहा था तभी दोनों को क्या हुई मुलाकात होती रास्ते में दोनों भाइयों की। और उसने क्या किया, हुमायूं ने तुर्गी बेग को और अस्करी दोनों को क्या है उसने माफ़ कर दिया। किसने, हुमायूं ने क्या किया इन दोनों को माफ़ कर दिया। और जैसे ही क्या हुआ मालवा से वो हुमायूं को माफ़ कर दिया। फिर हुमायूं ने क्या, जैसे ही हुमायूं के हाथों से क्या है वो छूटता है, हुमायूं के हाथों से क्या है
मालवा जैसे ही छूटता है वो क्या होता है, फिर मुगलों के हाथों से निकल ही जाता है एक तरीके से, मानो क्या उनके हुमायूं के हाथों से छूटता ही वैसे क्या होता है, फिर मुगलों के हाथों से मालवा निकल जाता है। जीतता कौन है, मुल्ला खान ने क्या हुआ, मुल्ला खान ने मालवा को जीत लिया और वहाँ पे मुल्ला खान ने मालवा को जीत दिया और बहादुर शाह के नाम से क्या है वहाँ पे शासन करने लगा। मुल्ला क्या है, खां क्या है, मालवा को जीत लेता है और बहादुर शाह के नाम से वहाँ पे शासन करने लगता है। इस प्रकार होता क्या है कि मुगलों ने एक ही वर्ष में संपूर्ण गुजरात को और मालवा को जीता, लेकिन क्या है बाद में खो दिया। एक ही साल में उन्होंने जीता भी, एक ही साल में गुजरात और मालवा को खो भी दिया। इस प्रकार जो बहादुर शाह था वो पुनः क्या होता है, वहाँ का मालिक बन जाता है, वहाँ का राजा बन जाता है। लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि 1537 ईस्वी में उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह की। बहादुर शाह की मृत्यु 1537 ईस्वी में हो जाती है। नेलपुल के अनुसार जो नेलपुल ने क्या लिखा, तो मालवा और गुजरात के जो सूबे थे, मालवा और गुजरात के जो सूबे थे हुमायूं के शेष संपूर्ण साम्राज्य के बराबर थे, जो पके आम की भांति क्या है उनके हाथों से निकल जाते हैं। इसके बाद आता है हुमायूं का शेर खां से संघर्ष। शेर खां से संघर्ष कब हुआ? उसका शेर खां से संघर्ष शुरू होता है 1537 से लेकर 1540 तक। होता क्या है, जिस समय हुमायूं बहादुर शाह से संघर्ष कर रहा था, मतलब उससे लड़ाइयाँ कर रहा था, उस समय शेर खां क्या है बंगाल में अपनी शक्ति को क्या है वो बढ़ा रहा था। किस समय? जिस समय जो हुमायूं है बहादुर शाह से संघर्ष करने में व्यस्त था, उस समय वो धीरे धीरे करके क्या अपनी शक्ति को बंगाल में बढ़ा रहा था। क्या हो रहा था, दक्षिण बिहार जो है उसके आधिपत्य में आ रहा था। और फिर जो उसका बड़ा पुत्र था शेर खां का, मैंने आपको बताया कुतुब खां। कुतुब खां जो था उसका बड़ा पुत्र हुमायूं की सेना को छोड़कर सुरक्षित क्या है वो वापस आ गया। हुमायूं की सेना को क्या है कुतुब खां छोड़ के वापस आ गया। शेर खां ने क्या है बंगाल की दुर्बल स्थिति का क्या है उसने लाभ उठाया। किसका? दुर्बल स्थिति का शेर खां ने क्या है बंगाल में लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया? क्योंकि उस समय क्या नुसरत शाह की मृत्यु हो चुकी थी। नुसरत शाह क्या है कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी और महमूद शाह क्या है, महमूद शाह से अच्छा शासक था नहीं। इसी चीज का उसने क्या है वहाँ पे लाभ उठाना शुरू कर दिया। क्या होता है 1536 में जो है शेर खां जो है पंजाब उसकी बंगाल की राजधानी को आक्रमण करता है और गौड़ को क्या है जीत लेता है। गौड़ जो स्थान था वहाँ पे उसको जीत लेता है। कब? 1536 ईस्वी को। और क्या दुर्बल जो महमूद शाह था, महमूद शाह क्या था दुर्बल था। इसने क्या किया 15 लाख दिनार दे के शेर खां से बाद में इसको क्या करनी पड़ती है संधि करनी पड़ती है। कितने? 15 लाख दिनार दे के बाद में इसको क्या शेर खां के साथ संधि करनी पड़ती है। और हुमायूं ने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। हुमायूं ने क्या है उसकी बढ़ती हुई शक्ति पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बढ़ती हुई बंगाल की शक्ति पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक क्या उसको थैंक यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं की चुनारगढ़ की विजय 1538 की और विजय और बंगाल की विजय दोनों के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में